हेलो, नमस्कार। मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम सब यहां पर पहला चैप्टर जो कक्षा 10 का भूगोल का संसाधन एवं विकास, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर हम देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, या यह महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में इन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और परीक्षा के मद्देनज़र देखते हुए इसकी हम तैयारी करेंगे। एक क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मृदा के क्षेत्र बताइए। यहाँ पे को प्रश्न जो पूछा जा रहा है, भारत में जलोढ़ मृदा के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा हमने मृदा संसाधन में पढ़ा था। एक जो सबसे प्रमुख मृदा है जलोढ़ मृदा, उसका क्षेत्र पूछ रहा है कि भारत में यह कहाँ पे क्षेत्र है और इसका महत्व बताना है। तो भारत में जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान, यह सबसे बड़ा विस्तृत रूप जो उत्तरी मैदान, यदि हम भारत के नक्शे को अगर हम देखते हैं तो उत्तर भारत का जो विस्तृत मैदान है, इन्हीं मैदानों में यह पाया जाता है। ये उत्तर भारत का विस्तृत पूरा मैदान यहाँ पे राज्यों के अनुसार देखें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश इस मैदान में है, पंजाब, हरियाणा, आपके बिहार तक और असम के क्षेत्रों तक। तो यहाँ उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों की, यहाँ पे कह रहे हैं नदियों की घाटियों में राजस्थान, इसका एक अन्य जगह कहाँ है, कहाँ पे उत्तरी मैदान तो काफ़ी विशाल क्षेत्र है। इसके अलावा सिंधु, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं घाटियों में राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। तो क्षेत्र की बात कर रहा है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, तो यहाँ पे आप परीक्षा में लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र, यह विस्तृत क्षेत्र में भारत में पाई जाने वाली मृदा है। भारत में जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। यह पूर्वी तटीय मैदान, अब हम पूर्वी तट की बात करें, यहाँ पे भारत के पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ हैं, इन सभी नदियों के डेल्टाओं, यह जो क्षेत्र है यहाँ पे मिलने वाली क्षेत्र होती है जो डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत बड़ा लार्ज एरिया में डेल्टा पूर्वी तट पे, तो यहाँ पे भी मिलती हैं। इस मृदा में अगर बात करें तो जैसा कि वीडियो में बताया गया था, इसमें आपका रेत और सिल्ट एवं मृत्तिका, इन सब से मिलकर यह बनी होती है। विभिन्न अनुपात में इनका अनुपात होता है, रेत, सिल्ट, मृत्तिका में पाए जाते हैं। यह मृदा पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है, अर्थात इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। जो गन्ना फसलों की दृष्टिकोण से देखें, गन्ना सबसे महत्वपूर्ण चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो जलोढ़ मृदा का यहाँ क्षेत्र पूछ रहा है और इसका क्या महत्व है भारतीय कृषि में, तो इसका वर्णन यहाँ पे हम इस प्रश्न में देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न नंबर 19, भारत में जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जलोढ़ मृदा की 3 विशेषता बताइए। जो जलोढ़ मृदा जिसको हमने पढ़ा, उसकी विशेषताएं बतानी है कि क्या विशेष है यह। तो भारत में जलोढ़ मृदा विस्तृत भूभाग पर फैली हुई है। सबसे बड़ी चीज़ की यह एक लार्ज एरियाज में फैली हुई भारत में। यह यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है और सबसे इम्पोर्टेंट मृदा है, जिसमें फसलों का उत्पादन अधिक होता है। और इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे, यह मृदा उत्तरी मैदान, हमने ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि उत्तरी मैदान सिंधु के अतिरिक्त सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। और कहाँ तक, पूर्वी तटीय में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि डेल्टाओं में मिलती है। तो एक विशेषता तो यह है कि नदियों के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है, और यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि आयु के आधार पर यह जो जलोढ़ मृदा है, पुरानी और नई भी हो सकती हैं। इसकी विशेषता, नई जलोढ़ मृदा को हम यहाँ पे खादर के रूप में जानते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर के रूप में। अब ये खादर और बांगर क्या होता है, तो यहाँ पे एक अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, खादर और बांगर में अंतर बताइए। तो जो जलोढ़ मृदा है यह 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें बांगर एवं खादर के रूप में जानी जाती है। इसको देखते हैं, यह जलोढ़ मृदा का निर्माण,
हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। निक्षेप नदियों के द्वारा, जो जल के द्वारा गाद वगैरह जो जैव अजैव घटक लाकर जो किनारे मुहाने पर लाए जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं। तो खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले हमें यहाँ अंतर को स्पष्ट करना है, यह महत्वपूर्ण घटक है। खादर क्या होता है? नई जलोढ़ मृदा, इसे हम नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। बांगर को हम क्या कह सकते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा। तो खादर को देखते हैं, पहला पॉइंट, यह नई तलछट द्वारा निर्मित होती है। प्रतिवर्ष जो नदियों का जल है, यह नई जो जल लाकर मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा करती है किनारे पे तलछट के द्वारा यह निर्मित होती है, इसे नवीन जलोढ़ भी कह सकते हैं। और मैदान के पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। लेकिन कुछ नदियों से दूर जो मैदान होते हैं वहाँ पे जो पुरानी मृदा है, प्रतिवर्ष नदियों का जल वहाँ पे तलछट के किनारे तो पाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे न पहुँचने के कारण पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। तो नई जलोढ़ मृदा, शॉर्टकट में कह सकते हैं, नई जलोढ़ मृदा को हम खादर और पुरानी को बांगर। यह मैदान का निचला भाग होता है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है। इसका निर्माण, सबसे बड़ी चीज़ की नदियों के द्वारा जो प्रतिवर्ष जो बाढ़ का जल आसपास के इलाके नदियों के किनारे यह होता है, निचला मैदान का यह निचला भाग होता है। और इसकी तुलना में बात करें बांगर, यह मैदान का ऊंचा भाग होता है जहाँ कह रहा है कि जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है, अर्थात जहाँ पे नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे बांगर मृदा रहती है। इसके अलावा यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। यहाँ पे खादर की बात कर रहा है, तो प्रतिवर्ष नए जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तो यहाँ पे अधिक उपजाऊ होती है, यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है उसकी तुलना में। इस मृदा में तलछट के जमाव में विभिन्नता देखने को मिलती है, जबकि इसके उल्टा कह रहा है इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं कि काली मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट यह जो प्रश्न है यहाँ पे बोला जा रहा है काली मृदा, काली मिट्टी के बारे में, उसकी विशेषता। तो काली मृदा को काली कपास और रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम है रेंगूर मिट्टी, कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार दक्कन के पठार के आसपास के क्षेत्र हैं। यह मृदा दक्कन के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लावा जनक शैलों से निर्माण, इसका निर्माण जैसा कि मैंने बताया था वीडियोज में, आप देख सकते हैं कि लावा जनक शैलों से इसका निर्माण होता है। लावा चट्टानों के जमने से बैसाल्ट चट्टानों में कन्वर्ट होने के बाद इसकी टूट फूट से इस काली मिट्टी का। तो इसकी विशेषता की बात कर रहा है तो यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी एवं कृष्णा नदी के घाटियों तक पाई जाती है। इसका यह पहले तो क्षेत्र बताया। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें तत्वों की तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला कह रहे हैं यह मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मिट्टी का वह भाग है, कण में वह भाग है जो पानी ज़्यादा सोखने की क्षमता रखता हो, गीला होने की क्षमता रखता हो, तो ये मृत्तिका से बनी होती है। इस मृदा में गर्म और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। और मौसम के अनुसार की बात करें तो गर्मी और शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे जोतना कठिन हो जाता है। अर्थात मौसम के अनुसार अगर यहाँ पे देखें तो इसका दो विपरीत मौसमों में दो प्रकार से यह व्यवहार का निर्माण करती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक अन्य टॉपिक का, एक प्रश्न का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है पर्यावरण संरक्षण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विवरण दीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न है। तो पहली बार जब हुआ था पर्यावरण संरक्षण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विवरण, तो इस सम्मेलन में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अर्थात बहुत से कंट्री के लोग रियो डी जेनेरियो में जो यहाँ इकट्ठा हुए थे पहली बार, सभी लोग यहाँ पे भूमंडल जो जलवायु परिवर्तन, वो इस समस्या को लेकर, गंभीर समस्या को लेकर और जैविक विविधता में
एक घोषणा पत्र पर सभी कंट्री ने इसमें भाग लेने वाले कंट्री ने हस्ताक्षर किया। तो ये कह रहा है इस सम्मेलन में भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति प्रदान की गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया। सबसे मुख्य बात कि इसमें एजेंडा 21 एजेंडा को तय किए गए कि 21वीं शताब्दी में जो आने वाली जो जनरेशन है उसके सतत पोषणीय विकास अर्थात सभी लोगों के लिए समान विकास हो सके, इस कॉन्सेप्ट, इस अवधारणा को रखा गया। एजेंडा 21 में भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करने के लिए प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। उसमें सभी कंट्रीज ने मिलकर तैयार किया 21 एजेंडाओं का और तैयार करके लक्ष्य बनाया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे संसाधन नियोजन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। कोई भी संसाधन है तो उसकी किस प्रकार से प्रयोग करना, नियोजन करना, इसे ही हम संसाधन नियोजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। कई चरण होते हैं, स्टेजेज होते हैं। तो यहाँ पे देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उसकी तालिका बनाना प्रमुख कार्य। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा, जैसे भारतवर्ष की बात कर ले, कि भारत में किस प्रदेश में, किस क्षेत्र में कौन सा संसाधन है, उसका एक टेबल बनाया जाए, उसकी एक सूची बनाया जाए। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, वहाँ के लोकल जो एजेंसीज हैं ये सर्वेक्षण करें। मानचित्र बनाना, इसके अलावा मानचित्र बनाएं। संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, इसके अलावा जो संसाधन हमें मिल रहे हैं उसके गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, वह मापन करना सम्मिलित है। अर्थात जो भी हमें प्रदेश में, अपने भारत प्रदेश में जो भी संसाधन मिल रहे हैं उसकी पहचान करना सबसे पहला कार्य है। तालिका बनाना है, उसका सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना। अगला प्रक्रिया है उपयुक्त कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना। इसके साथ ही साथ अगर आपको संसाधन का पहचान हो जा रहा है तो उपयुक्त कौशल, अपनी कुशलता का उपयोग करके या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, प्रौद्योगिकी बोला गया है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संसाधन के विकास के लिए योजना तैयार करना। किस तरीके से इसका रिसोर्स का प्रयोग हो सकता है सभी के लिए। अगला है संसाधन संबंधी विकास योजनाओं। जो भी संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं उससे रिलेटेड सभी प्लानिंग्स को हमें बनाना होगा। डेवलपमेंट प्लानिंग को राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होगा। तो ये सब आपकी प्रक्रियाएं हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजना बनाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे इस योजनाओं का सही से प्रयोग होना चाहिए। तो भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इसके बाद यहाँ पे हमें इस योजनाओं का या इस संसाधन नियोजन के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। तो ये आपका एक था यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी परत का जो क्षरण होता है, कटाव होता है, उसी को हम मृदा अपरदन करते हैं। तो प्राकृतिक कारक में जल और पवन जैसी प्राकृतिक संकेतियों माफ कीजिएगा शक्तियों के द्वारा भूमि के ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। तो पहले मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप लिखिएगा कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत को शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मृदा अपरदन तो हो गया। भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कह रहा है वायु द्वारा मैदान अर्थात किसी ढलान क्षेत्र से मृदा उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को वायु या पवन अपरदन कहा जाता है। मैदानी इलाकों में जब तेज हवा चलने से, आंधी तूफान आने से या वायु के जो तेज प्रक्रिया के द्वारा जो अपरदन किया जाता है उसे वायु या पवन अपरदन कहते हैं। आवश्यक वायु अपरदन तब होता है जब तेज हवाएं सूखे अवधि के समय अर्थात ग्रीष्मकालीन समय लेने या सूखा पड़ जाने के कारण तेज हवाएं चलती हैं तो हल्की बनावट के कारण वाले मृदा क्षेत्रों के ऊपर से बहता है। तो उस समय मिट्टियाँ सूख जाती हैं, उसके ऊपर से बहता है।
या शुष्क या अर्ध शुष्क चराई भूमि निम्नीकरण का एक सामान्य कारक है। अर्थात यह उस जगह पे जो भूमि शुष्क हो, पूरी तरह से सूख गई हो, ड्राई हो, अर्ध शुष्क या थोड़ा बहुत सूखी हो, थोड़ा नमी भी हो, पानी हो, तो ऐसी भूमि पे जहाँ पे चराई अत्यधिक किया जाता है पशुओं के द्वारा, तो ये निम्नीकरण, यानी निम्नीकरण मतलब सॉइल इरोजन की बात किया जा रहा है, एक सामान्य कारक है। किसके द्वारा? पवन के द्वारा। यह मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रक्रिया है। इस तरीके से यदि ऊपरी भूमि को उड़ा ले जाने की वजह से यहाँ पे यह भूमि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मरुस्थल में। सूखा अति चराई के कारण जब भूमि की ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव में उड़ जाती है तो पवन अपरदन कहलाता है। तो शक्तिशाली हवा से, ज़्यादा तगड़ा हवा चलने की वजह से, तो ये क्या? पवन अपरदन। निलंबन, सतत संचलन, विसर्पण, 3 प्रकार के मृदा संचलन पवन अपरदन के दौरान होते हैं। तो ये 3 तरीकाएँ हैं जिसकी वजह से ये होते हैं पवन अपरदन या मृदा अपरदन, जो वायु के द्वारा होता है। आगे कह रहा है कि पवन अपरदन से बचाव के लिए निम्नलिखित आपके कुछ उपाय हैं। तो क्या है? कई खेतों की कई पट्टियों में बांट देना, खेतों को, बड़े खेतों को कई मेड़बंदी कर देना, पट्टियों में बांध देना, और हर पट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। ऊपर घास, अगर बड़े खेत है तो उनको कई मेड़बंदी करके, पट्टी करके ऊपर घास सूख जाने की वजह से जो हवा की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। खेतों के चारों तरफ पौधों की रक्षक मेखला या पट्टी लगा देते हैं। सबसे बड़ा एक और जो यहाँ पे उपाय है कि चारों तरफ एक पौधों का रक्षक मेखला लगा देना चाहिए, जो पौधों की गति को कम करने में प्रभावी होता है। और अगला कारण है किस तरीके से आप बहते हुए जल। अब दूसरा जो कारक है यहाँ पे मृदा अपरदन का, जो जल की वजह से होता है, बहते हुए जल के कारण से जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है तो वह जल अपरदन कहलाता है। हमने पवन अपरदन को पढ़ लिया, अब जल अपरदन। यह विस्तृत क्षेत्र ऊपरी मृदा घुल कर जल के साथ बह जाती है। तो यहाँ पे बात कह रहा है कि जो ऊपर की मिट्टी है वर्षा के जल में घुल कर या जल से घुल कर बह जाती है, तो वह एक कारण बनता है मृदा अपरदन का। तो वह चादर अपरदन कहलाता है। जो इस तरीके से घुल के बहने को एक और नाम दिया जा रहा है, चादर अपरदन। जब बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती हैं तो वह अवनालिका अपरदन कहलाता है। अर्थात हम जब गौर करें, जब यह कटाव गहरा हो जाता है, नालियों के रूप में, खड्ड के रूप में हो जाता है, तो उसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। और जिन खेतों में इस तरह से या जिस भूमि पे इस तरीके का अवनालिका अपरदन हो जाता है तो ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। इसमें इस भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती हैं उसके अगल बगल की भूमि। जैसे हम अपने यहाँ पे राजस्थान चंबल का क्षेत्र ले लें तो वहाँ पे यह मृदा अपरदन जो जल की वजह से चादर की अपरदन या अनालिका गहरी, वहाँ पे खड्ड बन जाने की वजह से ये उत्काद भूमि बन जाती है। यह इसका एक उदाहरण है भारत के क्षेत्र में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज के लिए थे प्रश्न। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाएगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।